हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जनरल साइंस हम लोग का चल रहा था और जनरल साइंस में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे वो था केमिस्ट्री का, है ना। तो केमिस्ट्री में हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली थी, है ना। कि कार्बन क्या है, क्यों वो इतने सारे यौगिक बनाता है, उन यौगिकों को अलग अलग कैटेगरी में हमको बाइफरकेट करने की ज़रूरत क्यों हुई, है ना। और अधिक जो तत्व हैं वो कार्बन के जैसे अदर यौगिक बना नहीं पाते, या अगर बनाते हैं तो कार्बन के कंपैरिजन में बहुत कम बनाते हैं। उनके क्या क्या रीज़न थे वो हमने यहाँ देखे। ठीक है, हम लोगों को जो इसी में आगे बढ़ के प्रोसीड करना था वो चीज़ ये थी कि आप अब नॉर्मल इन चीज़ों से अवगत हो गए थे। जैसे मैंने आपसे कहा था संतृप्त, है ना। तो तुरंत आपने कहा था संतृप्त, और वो भी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मतलब था केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, और कार्बन की जो वैलेंसी है चार, वो चारों की चारों किससे कम हो, सिंगल बॉन्ड से, है ना। सिंगल बॉन्ड ये हो गया था। फिर आया था आपका असंतृप्त। क्या आया था? असंतृप्त, है ना, जिसको बोल रहे थे हम अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, है ना। तो अनसेचुरेटेड में क्या था कि कार्बन जो है वो अपनी जो वैलेंसी है चारों की चारों, वो ऐसे बॉन्ड बनाते हुए पूरी करे कि वहां पर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड। कहाँ आ जाए? डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त है। अब असंतृप्त में तीसरा, यदि कार्बन और कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी क्या कहलाता है, असंतृप्त। ठीक है, यहीं पे हमने आपको इनका अनुभार निकालना बताया था, है ना। जैसे क्वेश्चन आया भी हुआ है कि निम्न दिए गए यौगिकों में, जैसे मान लो ये CH4 है, ये C2H6 है, और ये C3H8 है ना। तो वो कहता अनुभार का बढ़ता क्रम बताओ। तो वैसे तो आप नॉर्मली ही जज कर सकते हैं कि कार्बन जो है वो क्रमांक रखता है 6, तो भार इसका कितना हो जाएगा, दुगना, यानी कि 12। और हाइड्रोजन का एक ही होता तो 4 का कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही यहाँ 12 दूनी 24 और 6, और ये 12 ती यहाँ 36, और ये कितना, 8। जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, है ना, कि किसका आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक है। ठीक, ये तो हुई थी बात असंतृप्त कैटेगरी की। फिर हमने कहा था कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन जो है वो केवल हाइड्रोजन से ही जुड़े, है ना। तो कार्बन यदि हाइड्रोजन से जुड़े, सीधी सी बात है वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर अदर एलिमेंट आ जाए तो हमने इनका सीक्वेंस देखा था, और वो सीक्वेंस में पहली कैटेगरी आ रही थी क्या, एल्कोहल। क्या आ रही थी, एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल के लिए हमने आपसे बताया था जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, OH। ठीक है, यदि एक OH है तो ये क्या होता है, मोनोहाइड्रिक। दो है तो क्या होता है, डाईहाइड्रिक। और ट्राई है तो क्या, टेट्राहाइड्रिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है ग्लाइकोल में कितने OH होते हैं, या ग्लिसरॉल में कितने OH होते हैं। तो नाम से तो पता चल रहा कि ग्लाइकोल, ऑल आया ना। इसका मतलब यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होगी, आप कहोगे यहाँ पर एल्कोहल की प्रेजेंस होगी। और कितने OH होंगे, तो आप कहोगे ये जैसे देखो तो ये CH2OH और ये CH2OH। ठीक, तो ये आता किसकी कैटेगरी में, ग्लाइकोल। और अगर बात करो ये, ठीक, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, ठीक, ग्लिसरॉल। ठीक, तो कभी कभार पूछे जाते हैं, वैसे तो नॉर्मली आएंगे नहीं ये। ठीक, तो देखो OH अगर एक है तो मोनो, दो है तो डाई, और तीन है तो ट्राई। ठीक है, ये हुई थी एल्कोहल की बात। यहीं पर हमने एल्कोहल से आगे प्रोसीड किया था, तो हमने आपको बताया था कि एल्कोहल अगर नॉर्मल देखें तो जो सूत्र दिखाता है वो होता है CnH2n।
+2 और क्या होता है O, ये होता है। तो यही सेम सूत्र तो ईथर का भी होता है, जैसे C2H5OH, ये एक एल्कोहल है। तो सर ये CH3O, CH3, ये भी तो एक ईथर है ना। तो जो फॉर्मूला होता है एल्कोहल का, वही सेम फॉर्मूला किसका होता है, ईथर का, है ना। तो ये है एल्कोहल और ये है ईथर। इसके आगे हम पढ़े थे तो हमने देखा था एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक। तो यहाँ क्या था, तो आपने कहा था एल्डिहाइड का फंक्शनल समूह होता है CHO, ठीक है। कहीं पे भी CHO होगा तो हम कहेंगे कि दिया गया वो कार्बनिक यौगिक है, वो एल्डिहाइड है। और अगर कीटोन की बात करो तो कीटोन सर ये ग्रुप रखता है, फंक्शनल ग्रुप ये रखता है, ठीक। अब कहीं भी अगर ये दिख जाएगा तो पता चलेगा कि ये क्या है, कीटोन, है ना। अब अगर वो आइडेंटिफाई करने के लिए ना बोले, वो पूछता क्या है कि इनके उपयोग क्या क्या है ना। जैसे हम कहें आपसे कि कल हमने आपको बताया कि मैथेन है ना। तो मैथेन से ही कम से कम न्यूनतम 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। कि मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मैथेन को। दलदली जगहों पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो मैथेन। गोबर गैस, या जो गोबर का हम लोग यूज करके एनर्जी को रिलीज करा के और उसका यूज करते हैं, तो वहां पे जो मेन गैस निकलती है वो कौन सी होती है, तो वो भी कौन सी होती है, मैथेन। आपने सुना होगा दलहनी फसलें, है ना, जो जड़ में राइजोबियम बैक्टर होता है। तो जहाँ पे दलदली दलहन वाली जो चीजें होती हैं, या जहाँ पर खेती होती है दालों की, वहाँ पे भी जो मैक्सिमम गैस की जो प्रेजेंस होती है वो कौन सी होती है, मैथेन। और जो पशु जहाँ मैक्सिमम रहते हैं, जो जुगाली करते रहते हैं, है ना, तो पशुओं का जहाँ जमावड़ा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस एरिया में अगर देखा जाए पशु हैं, तो वहाँ पर भी अधिकता किस गैस की होती है, मैथेन, है ना। तो मैथेन के बहुत सारे उपयोग हैं, है ना। तो ये अकेली मैथेन की बात है। जैसे हमने आपसे कुछ भी, जैसे मान लो XYZ पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस है ना। रात में पीपल जो है वो ऑक्सीजन देता है, बाकी अदर प्लांट नहीं देते। तो सारी है तो क्या, केमिस्ट्री वाली चीज ही है, ठीक। तो जैसे हमने कहा यहाँ से कीटोन, तो देखो कीटोन में एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नेल पॉलिश लगाते हैं और मान लो उसको रिमूव करना हो, तो हम कौन सा कार्बनिक यौगिक यूज करते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कीटोन होता है, कीटोन। अब कीटोन में सर बहुत सारे कीटोन बनते हैं, है ना। तो जो कीटोन होता है, जो नेल पॉलिश के लिए हम लोग हटाने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, CH3COCH3, ठीक। इसको हम लोग बोलते क्या है, तो इसको हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं एसीटोन, ठीक। और मैं अगर कहूँ IUPAC नाम, ठीक, तो बताओ, एक दो तीन, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और ये टू और फोर, अगर टू ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं, क्यों, क्योंकि यहां से नंबरिंग एक दो और तीन, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन ग्रुप आता है जिससे और भी अदर ग्रुप्स बनते हैं, वो मेन ग्रुप आता है आपका एसिड, है ना, एसिड। तो एसिड के लिए आप जो जनरल फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे CnH2n और O, ठीक। जैसे मैंने कहा आपसे एसिटिक एसिड, आपने कहा इसको अगर देखो तो यहाँ कार्बन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, चार, और ऑक्सीजन कितने हैं, तो दो। तो क्या ये CnH2n और O2 को फॉलो नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका एसिड। अब एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे CH3COOH में से हमने इसको हटा दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, सोडियम एसिटेट। अगर मैंने हाइड्रोजन हटाकर CH3CO O और Cl लगा दिया, मतलब इसको भी हटा दिया, ठीक। तो ये क्या होगा, अम्ल का हैलाइड। अगर मान लो मैंने ये कर दिया CH3CONH2, ये क्या हो गया,
एमाइड। ठीक, अगर मैंने ये लिया और एक एल्कोहल ले लिया, ठीक है, और इसके OH को और इसको हटा दिया, तो जो प्रोडक्ट बना वो आया CH3 COO C2H5। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक, अब एस्टर होता क्या है? तो सुगंध जो रहती है या जो हम लोग परफ्यूम्स यूज करते हैं वहां पर बेसिकली होता क्या है? तो एस्टर ही होता है ना। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि एस्टर जो आते हैं वो किस प्रॉपर्टी को शो करते हैं? अरोमा, सुगंध वाली प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इत्र में काय का यूज होता है? तो इसी का, परफ्यूम में एस्टर का। अब एस्टर बनते कैसे कैसे हैं? कौन से कार्बनिक यौगिकों को लेंगे कि एस्टर बन जाएगा? तो आप कहोगे सबसे पहले तो हम लेंगे एसिड और दूसरा हम क्या लेंगे? एल्कोहल। वहां दिया रहता है एल्केन और एल्कोहल, ईथर और एल्कोहल, एल्कोहल और कीटोन, है ना। आप कहोगे एसिड और एल्कोहल ले लो। अब यहां पर किसी चीज की उपस्थिति भी लेते हैं, है ना। तो उस उपस्थिति को अगर हम कहें तो उत्प्रेरक, क्या लेंगे? उत्प्रेरक। और यहां जो उत्प्रेरक यूज होता है वो क्या होता है? H2SO। ठीक, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक क्या होते हैं? है ना, तो वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को तेज या धीमा कर देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट, है ना। चलो ये तो बात हुई। अब देखो, जो हम लोग का आज मतलब मान लो ज़्यादा डीप में तो हमको जाना नहीं है, तो इतना समझ लो कि आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं हम क्या? समावयवता। ठीक, क्या होती है? तो सर वो कार्बनिक यौगिक जिनके जिनके जो जो सूत्र होते हैं, अणु सूत्र, वो तो क्या होते हैं? सेम, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? भिन्न भिन्न। जिनकी प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसा जो गुण है उसको हम बोलते हैं समावयवता। और जो कार्बनिक यौगिक ये गुण दर्शाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? समावयवी। उनको क्या बोलते हैं हम? समावयवी। ठीक, तो समावयवता तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। आपको बस मोटा मोटी इतना याद रखना है कि जैसे हमने आपसे कहा कि आप एक एल्केन ले ली और वो एल्केन कितने की हो? C4 और H। ठीक, आप इसको देखकर तुरंत बताओगे सर ये एल्केन है। क्यों? क्योंकि ये CnH2n प्लस 2 को फॉलो करती है। 4 और 4 दूनी 8 हो, 10, है ना। तो अगर कोई पूछे कि क्या ये समावयवता दर्शाएगा, तो आप कहोगे ये बेसिकली अगर सीधी चेन बनाए तो ये 4 कार्बन की चेन है ना। और यदि इसकी हम ब्रांचिंग कर दें तो ये कितने की चेन हो जाएगी? 3 की, है ना। तो जब ब्रांचिंग की चीज आ जाए तो वहां जो यूज होगा उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर, है ना, या श्रृंखला समावयवता। ठीक, तो वो कार्बनिक यौगिक या वह समावयवता जहां पर कार्बन की चेन में भिन्नता पाई जाती है वो क्या कहलाता है? श्रृंखला समावयवता। ठीक है, बाकी आपको इतना जाना नहीं है, नहीं तो मैं मान लो यहां बना दिया 7 कार्बन और यहां बना दिया 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक, तो वो पूछेगा क्या श्रृंखला की वजह से कौन सी होती है? श्रृंखला। ठीक है, अब वो कहता है मान लो कि कोई डबल बॉन्ड है, मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये तो नॉर्मल एल्कीन है, हमने ऐसे बना दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और दूसरी बार मैंने जब बनाया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो बताओ ये डबल बॉन्ड पहले यहां था 1 नंबर पर, अब कितने पे हो गया? 2 पर, है ना। तो यदि यदि आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दें या फंक्शनल ग्रुप कौन सा? सर आपने कहा था OH, आपने कहा था ईथर, आपने कहा था एल्डिहाइड, आपने कहा था कीटोन। ठीक,
तो फंक्शनल ग्रुप जहां चेंज हो स्थान, उस समावयवता को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थान समावयवता। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्थान समावयवता। ऐसे ही 6 टाइप हैं समावयवता के, वो आप जल्दी जल्दी देख लो। देखो, पहला मैंने आपको बता दिया श्रृंखला, ठीक। दूसरा मैंने आपको बता दिया क्या? स्थान, ठीक। तीसरा मैंने आपको बता दिया क्या? मध्यावयवता, ठीक। चौथा मैंने आपको बता दिया क्या? चलावयवता, ठीक। और एक मान लो वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला, ठीक है। इतना हो गया, मान लो यही है तो बहुत 6 हैं, ठीक। तो ये किसके प्रकार हैं? आप कहोगे समावयवता। किसके प्रकार हैं? समावयवता। ये जो होते हैं, ये संरचना की वजह से होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम संरचनात्मक समावयवता। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता, ठीक है, ठीक। अब अगर इन्हीं की हम पोजीशन को देखें, मतलब जो हमको दिया हुआ है, अणुसूत्र दिया है ना, उसकी संरचना देखने से तो सेम लगे, लेकिन उसकी आकाशीय मतलब जो स्पेस में अरेंजमेंट है अणुओं का, वो अलग अलग हो जाए, वो अलग अलग हो जाए, तो वहां पर जो हम लेते हैं वो एक दूसरी समावयवता आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आप ये समझ लो, आकाशीय। आकाशीय, आकाशीय भिन्नता, है ना। जैसे मैं अगर आपसे कहूं, जैसे ये सी डबल बॉन्ड सी है, और सर मान लो ये है, और सर मान लो ये है, और ये। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ कार्बन ही जोड़ा हो। यहाँ मान लो हमने CH3 जोड़ दिया, ठीक। और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह भी हमने क्या जोड़ दिया? CH3 जोड़ दिया, है ना। तो आप मुझे देख के बताओ, ये CH3 कहाँ था? ऊपर। ये CH3 कहाँ था? नीचे। या आप कहो, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, उससे जुड़े जो ग्रुप हैं, उनका जो व्यवस्था है, उनका जो ओरिएंटेशन है, वो क्या है? अलग अलग। तो इसके आधार पर भी क्या होती है? समावयवता, है ना। जैसे आप इतना याद रखो, सिस और ट्रांस, ठीक है। सिस और ट्रांस क्या होते हैं? तो आप कहोगे समावयवता, ठीक है। क्या होते हैं? सिस ट्रांस समावयवता। आप इतना याद रखो, ई और जेड क्या होते हैं? आप कहोगे समावयवता। कौन सी समावयवता? ओरिएंटेशन वाली। आपसे पूछा जाए आर तथा एस, आर तथा एस किस समावयवता से रिलेटेड हैं? आप कहोगे ओरिएंटेशन, आकाशीय भिन्नता रहती है ग्रुप में वहां पर, ठीक। एक और याद रख लो आप, उसको बोलते हैं क्या? डी और एल, ठीक। तो डी और एल भी क्या है? आकाश वाली चीज है, भिन्नता वाली चीज है। अब डी का कभी कभार फुल फॉर्म पूछता है, तो डी होता है डेक्स्ट्रो, और एल होता है लीड, ठीक है। डी होता है डेक्स्ट्रो, एल होता है लीड, ठीक। जैसे फिजिक्स में तो आपने सुना होगा सामान्य प्रकाश, और दूसरा होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, है ना। तो सामान्य प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, वो सभी दिशाओं में होते हैं, ठीक। और जब इसको हम निकोल प्रिज्म से गुजार देते हैं, निकोल प्रिज्म से गुजार देते हैं, तो ये जो कंपन है, ये किसी एक ही दिशा में होता है, ठीक है। मान लो इसी दिशा में होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइट, और इसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अब जो डी और एल कंपाउंड होते हैं, वो करते क्या हैं? इस समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, है ना। तो दक्षिण, दा से क्या है? दक्षिण, और दा से ही क्या है? डेक्स्ट्रो, ठीक।
तो यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण दिशा में घुमाए तो क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो। ठीक है, और यदि बाएं दिशा में घुमाए तो क्या कहलाएगा, डी। ठीक ठीक, बस इतना याद रखना है। समावयवता क्या है, आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, और बाकी अगर स्पेस में ओरिएंटेशन की बात करो तो वहां पर कौन सी चीज होगी, आप कहोगे वहां पर समावयवता का दूसरा प्रकार। ठीक, ज़्यादा में डीप में आएगा भी नहीं, जाने का भी कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा तो क्या आएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएगा, 3 आएगा, और अगर इजी से पूछ लिया तब तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। ठीक, इतनी बात थी। अब जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, हम उनको जरा आपको यहाँ पर डिकोड कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें थी, जैसे मान लो एल्केन था, तो एल्केन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, मान लो एल्कीन से रिलेटेड थी तो वो हम देखते हैं। ठीक, और एल्काइन है उससे चीज़ें रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, जैसे पहली आप देखो, ठीक, जैसे मैंने यही बताया आपको मैथेन, है ना, तो जो क्वेश्चन आए हैं मैं सीधा वही लिख रहा हूँ, मैथेन को बोलते हैं CH4। ठीक, और इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो कहेगी आप ये मार्स गैस है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, दलदले स्थानों पर, दलदले स्थानों पर। दूसरा क्या यूज है, आप कहोगे यही है बायोगैस। ठीक है, यही क्या है, बायोगैस। नेक्स्ट की अगर बात करो तो अभी बताया मैंने, यही क्या है, गोबर गैस। मतलब फाइनली जो अधिकता में प्रोडक्ट निकलता है गोबर गैस में वो क्या होता है, तो यही गोबर गैस में कौन, मैथेन। ठीक, फिर मैंने बताया आपसे धान के जो खेत हैं वहां पर भी कौन सा पाया जाता है, तो मैथेन गैस। फिर है आपका खदानों में अचानक से वो लग जाता ना, विस्फोट हो जाता, तो खानों में या खदान कह लो आप, तो खदानों में भी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी गैस, यही मैथेन गैस। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया लैंडफिल में भी यही गैस यूज होती है, और जो लास्ट वाली थी वो क्या थी, पशुओं से रिलेटेड थी ना, जो जुगाली करते हैं ना जंतु लोग, जुगाली, है ना, तो जो जुगाली जंतु करते हैं उनके सराउंडिंग में पाई जाने वाली गैस भी कौन सी है आपकी, मैथेन गैस। ठीक है, मैथेन गैस। अब मैथेन के बाद एथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, तो सब गैसों का बहुत अलग अलग यूज है ना, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं आपके, मैथेन से। तो यहाँ मैंने मैथेन वाली चीज़ें लिख दी। ठीक है, पहला मार्सी, मार्स गैस, दूसरा बायोगैस, तीसरा गोबर गैस का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आता है वो कौन सा रहता है, मैथेन। जुगाली वाली चीज़ मैथेन, धान के खेत वाली चीज़ मैथेन। ठीक है, लैंडफिल जब रहता है तो उससे जो गैस निकलती है वो भी मैथेन, और खानों में जो गैस रहती है वो भी कौन सी, मैथेन। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसी में एल्केन में ही एक आता है क्या, ब्यूटेन, है ना, तो आपने नाम सुना होगा किसका, आपने नाम सुना होगा एलपीजी। ठीक, तो एक तो एलपीजी है 1991 वाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नरसिम्हा राव याद होगा। एक होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, तो एलपीजी, एलपीजी में जो मैक्सिमम गैस यूज होती है या उसके जो अवयव हैं उसमें सबसे अधिक जो चीज होती है वो क्या होती है, ब्यूटेन। ठीक है, ठीक, तो ये ईंधन का एक अच्छा रूप है ना, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो हम लोग गैस यूज करते हैं, तो गैस में हम लोग जो गैस यूज करते हैं वो क्या हमको कुछ वेस्ट देती है, उससे क्या हमको कोई वेस्ट मिलता है, लेकिन यदि हम लोग मान लो
लकड़ी को जलाते हैं या कंडे को जलाते हैं तो उससे तो धुआं निकलता है ना। वो हम लोगों को फेफड़ों के लिए तो हानिकारक रहता है, लेकिन गैस जो है वो 100% अगर देखो तो क्या देती है, हमको जीरो वेस्ट देती है ना। वैसे ही यहाँ पर हम लोग सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक, पीएनजी, बहुत सारे गैसेस का यूज है। तो ये जो मेन अवयव रखती है वो क्या रखती है, मीथेन। ठीक, अब देखो यही क्वेश्चन ये भी है कि जो हम लोग नॉर्मल घर पे सिलेंडर यूज करते हैं रसोई घर में, वहां पर अगर मान लो वो लीक हो रही हो, वो गैस लीक हो रही हो, तो किसकी प्रेजेंस में कोई ऐसा हम कुछ डालते हैं उस गैस में जिससे पता तो चल जाए कि वो गैस जो है वो लीक कर रही है ना। अगर उसकी सुगंध आएगी नहीं तो गैस लीक होती रहेगी और पता नहीं चलेगा। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एथिल मरकैप्टन। वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एथिल मरकैप्टन। ठीक, ऐसे ही 1988 में एक दुर्घटना हुई थी, है ना, कार्बाइड का एक कारखाना था वहाँ पर भोपाल में। तो वहाँ पे कौन सी गैस निकली थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, वो किस चीज़ का कारखाना था, तो फर्टिलाइजर का कारखाना था। और एथिल आइसोसाइनेट, ठीक है, एथिल आइसोसाइनेट, इसका क्या हुआ था, रिसाव, जिस रिसाव की वजह से वहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी। ठीक, तो ये तो हो गया आपका ब्यूटेन वाली चीज़। अब ब्यूटेन के अलावा भी अगर देखो तो कौन सा है, एथिलीन ले लो, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा एथिलीन। ठीक, तो एथिलीन का यूज कहाँ है, ठीक है, एथिलीन क्या है, आप कहोगे एल्कीन है, ठीक है, दो कार्बन है इसमें और दोनों किससे जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से। तो एथिलीन का जो पहला यूज है वो अपना काय के लिए है, तो वो है प्लांट हार्मोन, है ना। प्लांट हार्मोन की तरह भी यूज होता है, जैसे ऑक्सिन सुना होगा, तो ऑक्सिन भी क्या है, एक प्लांट हार्मोन। वैसे ही एथिलीन भी क्या है, प्लांट हार्मोन। दूसरा अगर इसका फंक्शन देखें तो जो फल रहते हैं कच्चे, फलों को फलों को पकाने में, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, आप कहोगे एथिलीन का, ठीक है। उसके बाद आता है एसिटिलीन, उसके बाद आता है क्या, ठीक। तो आप यहां पर पहले चार प्रॉपर्टी देख लो। पहली को बोलते हैं हम दहन, ठीक, दूसरी को बोलते हैं हम योगात्मक, ठीक, तीसरा हमने आपको यहाँ बता दिया था जिसको बोलते थे हम एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण, ठीक, यही देख लो। देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगे और उसको जलाओगे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा। तो जब भी, जैसे मान लो सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो ये लिया मैंने, तो इसको जब भी आप जलाओगे तो सीधी सी बात है कि क्या बनेगा, तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2, ये बनना ही बनना है, ठीक। यही मैंने अगर आपसे कह दिया C2H6 ले लो, इसको ऑक्सीजन के साथ करो, तो क्या बनेगा, आप कहोगे CO2 और H2O, ठीक, ठीक। तो अगर एसिटिलीन ले लें, एसिटिलीन, और उसको हम जलाएं, है ना, तो हम वेल्डिंग वाला जो काम करते हैं, गैस वेल्डिंग वाला जो काम करते हैं, उस गैस वेल्डिंग में जो हम गैस यूज लेते हैं वो कौन सी होती है, एसिटिलीन। और एसिटिलीन को काय के साथ यूज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इतनी बात है। अब अभी हाल जो मैंने आपको सिलेंडर वाली बात बताई, तो खुद सोचो जब सिलेंडर पूरा भरा रहता है ना, और जो पूरा का पूरा जो बर्नर रहता है उसके छेद सारे के सारे साफ सुथरे होते हैं, तो जो लौ होती है वो क्या होती है, ब्लू। वो लौ क्या होती है, ब्लू, नीली होती। और आपने देखा होगा कि जब ये जो छेद रहते हैं ये कोरोजिव हो जाते हैं, मतलब इनमें या तो कह लो गंदे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं कुछ, तो वो जो ज्वाला है वो कैसी निकलने लगती है, लाल, है ना। तो अगर ब्लू जल रही है तो आप समझो कि वो जो ऊष्मा है या वो जो ईंधन जो ऊष्मा दे रहा है वो वेस्ट है,
और यदि वो लाल शो करता है, लाल शो करता है, तो समझ लो कि वो जो कैलोरीफिक वैल्यू दे रहा है या वो जो ऊष्मा दे रहा है वो क्या है, गर्म है ना। तो लाल जलने का मतलब क्या है, लाल जलने का क्या मतलब है और नीले जलने का क्या मतलब है, ऊष्मीय दक्षता वाली चीज। ठीक है, यहां पर ये हुआ। अब जो हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं वो कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन। एसिटिलीन को काहे से यूज करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, मेथेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो जी, जैसे ये योगात्मक है, योगात्मक है ना, तो आप योगात्मक में ऐसे समझो कि जैसे सर ये एल्कीन है, ठीक, और इसको आप एक उत्प्रेरक ले लो निकेल, है ना, और उसके उत्प्रेरक में इसमें आप हाइड्रोजन का ऐड करा दो, है ना, हाइड्रोजन का इसमें आप ऐड करा दो, तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगी योगात्मक। और देखो कौन दे रहा है, तो ये कौन दे रहा है, एल्कीन, या क्या दे सकती हैं, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। तो असंतृप्त जो भी हाइड्रोकार्बन है वो वो योगात्मक अभिक्रियाओं को देते हैं। ठीक, अब वहां अभिक्रिया का हमको मतलब नहीं है, बस आप इतना समझो, निकिल उत्प्रेरक लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है, और जो मिलता है हमको तो वो हो जाता है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। इसका जो यूज है तो आप कहोगे जो वनस्पतिक तेल होते हैं, वनस वनस्पतिक जो तेल होते हैं उनको घी में कन्वर्ट, कौन सा घी, वनस्पति, ठीक, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे हमने आपसे कहा लो ये है, ठीक, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। ठीक, तो यहां जो हमको मिला वो रहा ये ठीक है, ठीक है, तो इतना समझो, वनस्पतिक तेल को वनस्पतिक घी में कन्वर्ट करने के लिए उत्प्रेरक निकेल, कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक, कौन देते हैं, एल्किन और एल्किन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन का मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया कि कोई जब एसिड हो और वो कर रहा हो किसी एल्कोहल से कंबाइंड, तो ये OH निकलता है, यहाँ से ये निकलता है, और जो बनता है वो होता है RCOO, और ये R, इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टर। और एस्टर का जो यूज है वो क्या है, आप कहोगे सुगंध वाली चीजें। ठीक है, इतनी बात हुई। फिर अगर आगे देखो, ठीक है, अब आओ एसिड पर, एसिड पर, ठीक, तो जैसे मैंने आपसे कहा फार्मिक एसिड, मैंने आपसे कहा एसिटिक एसिड, मैंने आपसे कहा बेंजोइक एसिड, है ना, मैंने आपसे कह दिया मान लो सिट्रिक एसिड, मैंने आपसे कह दिया मेलेइक एसिड, बहुत सारे हैं, सबके यूज हैं, है ना। तो देखो फूड का, फूड जो है या जो आप समझो खाने का जो प्रिजर्वेशन किया जाता है, खाद्य परिरक्षण, है ना, तो उन खाद्य परिरक्षण मतलब बहुत समय के लिए जो हम लोग खाने वाली चीज़ें यूज़ करते हैं वो सही तरीके से रहें, खराब ना हो, तो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, बेंजोइक, किसका यूज़ करते हैं, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा कि चटनी है या अचार है तो वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो सिरका का किया हो जाता है ना, तो देखो सिट्रिक, सिट्रिक, आपने कहा नींबू और संतरा, आपने कहा मेलेक, ये पाया जाता है काय में, सेब में, आपने कहा ऑक्जेलिक, ये काय में पाया जाता है, काय में पाया जाता है, टमाटर। ठीक है, तो अम्ल हैं बहुत सारी यूज होंगे, जैसे
एक आध क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा आप कहोगे ये है सांद्र H2SO4, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल, है ना। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन होता है? कहोगे H2SO4, ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है? पिछली क्लास में भी मैंने बताया आपको, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। करता क्या है? किसी भी चीज को गलाने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, है ना। ये हो गया आपका अम्लों का। अब अम्ल में कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है, इसमें तो नहीं हो रहा। अब देखो, हमने कल आपको ये भी चीज बताई थी, प्रभाजी आसवन क्या है, ठीक। तो फिर मैंने आपको यहां बताया था सर पेट्रोलियम ले लें, है ना। अब ये काय के लिए यूज होता है? तो सर फॉसिल फ्यूल। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले रहे थे? मान लो पेट्रोल, फिर क्या ले रहे थे? डीजल, फिर क्या ले रहे थे? मोम, फिर क्या ले रहे थे? मिट्टी का तेल, ये सब ले रहे थे, ठीक। तो हो क्या रहा था? मान लो बहुत सारी वन पेड़ पौधे थे इस पृथ्वी पर, जैसे जैसे समय गुजरा ये खराब हुए या दबते चले गए, दबते चले गए तो इनके ऊपर लेयर की लेयर आती गई, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनका क्या हुआ? फिर से क्षय हुआ। और आज की डेट में हमको जो मिल रहा है पृथ्वी के नीचे वो क्या है? पेट्रोलियम, है ना। तो पेट्रोलियम से हम अलग अलग जो ये निकालते हैं, ये सब ईंधन ही तो है। ईंधन क्या काम है ईंधन का? सर ऊष्मा देते हैं, सर एनर्जी देते हैं, सर प्रकाश देते हैं, तो ये ईंधन का काम है। तो पूछा ये जाता है कि ये बताओ कि जो पेट्रोल है ना, जो पेट्रोल है जो बाइक्स में हम यूज करते हैं, तो पेट्रोल प्रोसेस क्या कराता है? तो आप कहोगे सर इसमें वायु मिक्स होती है, किसमें? पेट्रोल में, है ना। और वो वायु पेट्रोल के साथ मिक्स होके हमको आगे प्रोसीड कराने का काम करती है, जिस बाइक पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो आवाज आती है ना, साउंड वाली चीज होती है ना, फट 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 वाली। तो अगर हम इसको कम करना चाहें, हम इसको कम करना चाहें तो कम, जैसे एक वर्ड आता है अपस्फोटन, ठीक है। अब इतना समझो, अपस्फोटन वाली जो चीज है वो पेट्रोल की जब ऑक्सीजन से मिक्सिंग होती है तो किन्हीं बाइकों में हल्की आवाज रहती है, कहीं पर ज्यादा रहती है। तो आवाज को हम कम करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड, ठीक है। किस लिए यूज किया जाता है? अपस्फोटन को कम, और अपस्फोटन को कम करने के लिए यूज तो कर दिया, आवाज कम हुई, लेकिन ये वातावरण के लिए बहुत हानिकारक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पाया जाता है कौन सा चीज? आप कहोगे लेड, ठीक, शीशा। और शीशा जो है वो बहुत खतरनाक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग का होता है, या आप कह लो जो श्वसन से संबंधित चीजें हैं, और अगर आप नॉर्मल जिस सराउंडिंग में हम लोग रह रहे हैं वहां पर बाइक एक दो तो चलेंगी नहीं, बहुत सारी हैं, और सब में अगर ये लेड निकलेगा और हम रेस्पिरेशन के थ्रू अगर इसको इनहेल करेंगे तो ये हमारे फेफड़ों की फंक्शनिंग के लिए सही काम नहीं करेगा। इस वजह से इस तेल को रोक दिया गया, है ना। इस वजह से इस तेल को रोक दिया। टेट्राएथिल लेड कहाँ यूज है? पेट्रोल में। अब पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसको हम लोग किस आधार पर देखते हैं? तो एक वर्ड आता है ऑक्टेन संख्या, ठीक है, ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या रिलेटेड है पेट्रोल से। वैसे ही डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल की जो गुणवत्ता वाली जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं सीटेन संख्या। क्या बोलते हैं? सीटेन संख्या, ठीक। अब यहीं पर ऐसे दिया रहता है C5 से C11 तक के कार्बन को क्या कहते हैं, C6 से लेके C10 तक के कार्बन को क्या कहते हैं, ठीक। पेट्रोल, डीजल, मोम, मिट्टी का तेल, या बहुत सारी चीजें जो पेट्रोलियम से हमको मिलती हैं, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं। अब देखो, ये तो हो गया ईंधन।
अब ईंधन में जरा, अब देखो यही ईंधन में आप कोयला भी देख लो। कोयला 4 प्रकार का होता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ठीक, तो ये 4 रहते हैं, और इसमें जो सबसे अच्छा कोयला रहता है तो वो कौन सा रहता है? बिटुमिनस। कौन सा रहता है? बिटुमिनस। और सबसे खराब कौन रहता तो आप कहोगे? पीट। ठीक, फिर ये जो मैंने अभी बताया, तो C5 से C12 ये किस में आते हैं? आप कहोगे पेट्रोल में। काय में आते हैं? पेट्रोल में। ठीक है, फिर देखो, फिर देखो जो मैंने अभी आपको ऑक्सीजन बताया था, है ना, मतलब कार्बनिक यौगिक अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं तो ये जो दहन भी है, इसकी कैटेगरी भी आपसे पूछी गई है ना। जैसे पूर्ण दहन, ठीक है, फुल कंबसन। फिर दूसरा है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लो ये समझ लो, विस्फोटक दहन। ठीक, तो पूर्ण दहन में तो वही क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अपूर्ण दहन में, तो अपूर्ण दहन में ध्यान से समझना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होती है ना। आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, कमरा बंद था, हीटर का यूज़ कर लिया, सोते सोते परमानेंटली। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, और हुआ क्या, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो थोड़ी कम हानिकारक थी, उसकी जगह किसका निर्माण हो गया? CO, जो खतरनाक हानिकारक है ना। तो जब CO हुआ, सांस लेते समय CO लिए, तो वो हम लोगों की फंक्शनिंग मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर दिया, और फाइनली दुर्घटना हो गई। ठीक, फिर है ये विस्फोटक दहन। तो विस्फोटक दहन में ये क्या होता है? इतना समझो, उच्च मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है। किस परिमाण में? तो परिमाण रहता वो क्या रहता? उच्च। ठीक है, क्या रहता है? उच्च। इतनी बात है। अब देखो, देखो इसी से रिलेटेड पूछा गया है आपसे एक क्वेश्चन। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, ठीक है। देखो लोहे के प्रकार में दिया है, देखो आप समझो, कह रहा है कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, कार्बन का जो परसेंट है वो मिनिमम होता है। कब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, पहला दे रहा है आपसे इस्पात, ठीक, दूसरा दे रहा है कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, तीसरा दे रहा है आपसे पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, और चौथा दे रहा है आपसे ढलवा लोहा। ठीक, ये दे रहा है। ठीक है, तो आपको देखना ये है कि पिटवा लोहा जो है उसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? सबसे कम। वो क्या होती है? सबसे कम। ठीक है,
वो पूछता है बायोगैस का मुख्य अवयव, आप कह दोगे मीथेन। फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल को संपूरित करने के लिए जीव ऊर्जा वो स्रोत है, आप कह दोगे एथेनॉल। ठीक, यही सब हैं। अब देखो इनके हम क्या लेते हैं, या आप थोड़ी सी चीज़ें और लिख लो अभी, है ना। पहली चीज़ जो है वो क्या है, टीयर गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आंसू गैस। ठीक, पुलिस जो है वो भागदड़ को हटाने के लिए आंसू गैस छोड़ती है, तो टीयर गैस या आंसू गैस होती क्या है ना। आप कहोगे क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। ठीक, नेक्स्ट जो है वो क्या है, मस्टर्ड गैस। ठीक है, ये नहीं समझ लेना कि ये सरसों वाला। ठीक, मस्टर्ड गैस। हम लोग का जो विश्व युद्ध हुआ था ना, कौन सा, फर्स्ट, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूज हुआ था गैस खतरनाक तरीके से, वो कौन सा था, मस्टर्ड। फिर यही मान लो ये दूसरा वर्ल्ड वॉर भी था, तो दूसरे वर्ल्ड वॉर में जो गैस यूज हुई थी उसको बोल रहे थे लेविसाइट। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद अ, उसके बाद ये भी एक था, एच एफ सी, सी एफ सी। ठीक है, फिर आपसे कहा था, ठीक है, तो मस्टर्ड गैस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज हुई थी। ठीक है, लेविसाइट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूज की गई थी। टीयर गैस जो छोड़ी जाती है उसको हम लोग नॉर्मली किस नाम से बुलाते हैं, क्लोरोपिक्रिन। और देखो ये था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, तो फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी हो। और सर ये एक ऐसी प्रोसेस करते हैं जो आगे प्रोसीड करने पर हम लोगों की जो ओजोन लेयर है उस पर प्रभाव डालती है ना। और ओजोन लेयर पर प्रभाव डालने का मतलब क्या है, कि सन से जो सारी की सारी किरणें आ रही हैं उसमें घातक होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। और ओजोन काम क्या करता है कि हमारी पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देता। और यदि अगर ओजोन का डिकम्पोजिशन होगा या ओजोन जो है वो क्षरित तो होगी, तो स्वाभाविक बात है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हम लोग की पृथ्वी पर आएंगी, है ना। तो ये करता क्या काम था ये, तो ये रेफ्रिजरेटर में या एसी में यूज होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ओजोन के लिए हानिकारक था, तो इसको हटा के अब जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, तो ये रहता था हानिकारक, जबकि ये क्या है, हानिकारक उतना ज्यादा नहीं। ठीक है, अब जैसे एल्कोहल के पर्सपेक्टिव में देखो, तो ये जो है CH3OH, मेडिसिनल यूज में ये किया जाता है, लेकिन ये होता है विषैला, है ना। कोई यदि इसको सेवन कर ले तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। और अगर नॉर्मल यदि एल्कोहल की बात करें, तो इस एल्कोहल को हम कंसीडर करते हैं किस नाम से, C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं हम, एल्कोहल। और एल्कोहल कौन सा, मैं एथिल, कौन सा, एथिल, एथिल एल्कोहल। ठीक, तो यहाँ पर वो 5 टाइप के जो सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, पेंट मैन्युफैक्चरर्स में, जो पेंट्स हम लोग बनाते हैं ना पुताई वाले, वो पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है कौन सा, एथिल एल्कोहल। दूसरी चीज है डाइज बनाते हैं, है ना, या सोप, साबुन उद्योग में कौन सा यूज करते हैं, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट जो है, अब वो कहता है कि जो कफ सिरप यूज होती हैं, है ना, वहां पर भी हम कौन सा यूज करते हैं, एथिल एल्कोहल, है ना। करता क्या है, नशा वाली चीज है ये, है ना। तो जब कफ सिरप लेते हैं व्यक्ति नशा में आएगा, ज़्यादा देर तक आराम करेगा, जिससे जो खांसी है उसकी क्या हो जाएगी, वो सप्रेस हो जाएगी। कह लो मेडिसिन में भी किसका यूज़ किया जाता है, एथिल एल्कोहल का। ठीक है, ये हुआ। फिर कह रहा है ब्लेंडेड पेट्रोल, आपने सुना होगा नाम, है ना, ब्लेंडेड पेट्रोल।
तो ब्लेंडेड पेट्रोल में भी यूज होता है क्या, C2H5OH। ठीक है, क्या यूज होता है, C2H5OH। फिर मूवीज में देखा होगा, कहीं लग गई गोली तो ड्रिंक वाली चीज ली और छिड़क दी, है ना। तो एक प्रकार से आप समझ लो, वाउंड को, घावों को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है एल्कोहल। कोविड अभी हुआ था, तो कोविड के समय भी क्या हम लोग हाथ में यूज करते थे, क्या, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में भी क्या था, एल्कोहल। ठीक। या जो हम लोग मेडिकल में यूज करते हैं चीज़ें, उनको हम लोग स्टरलाइज करने के लिए, साफ करने के लिए भी क्या यूज करते हैं, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। अब तीन चीज़ें यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वो भी आपकी एग्जाम में आएंगी, है ना। ठीक है, पहली है एब्सोल्यूट एल्कोहल। ठीक। तो 100% शुद्ध एल्कोहल जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। कहीं कहीं दिया है 99%। ठीक। तो एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है, जो शुद्ध होता है 100%। ठीक है। फिर कहता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, है ना। ठीक। तो स्प्रिट का नाम भी सुना होगा आपने, घाव वाव वाली चीज रहती है ना। तो आप क्या ले लो, एल्कोहल। आप क्या ले लो, एल्कोहल। और एल्कोहल को 5% वाटर में मिक्स कर दो। ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक। और एक लास्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डीनेचर्ड। डीनेचर्ड एल्कोहल। ठीक। तो इस एल्कोहल में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो इसमें वो कहता है कि आप एल्कोहल में मेथनॉल मिला दो। ठीक है, एल्कोहल में, और एल्कोहल वही एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में आप क्या मिला दो, मेथिल एल्कोहल। ठीक है। या आप मिला दो कॉपर सल्फेट, या आप मिला दो पिरीडीन। ठीक। तो ये जो होगा वो क्या होगा, डीनेचर्ड एल्कोहल। ये क्या होगा, डीनेचर्ड एल्कोहल। इतनी बात हुई हम लोग की किससे रिलेटेड, एल्कोहल से रिलेटेड। ठीक है। अब जो यहाँ देख लिया है, उसी के आधार पर हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। देखो, जैसे जो हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, या बुलेट प्रूफ जो कांच होते हैं, उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, या लास्ट क्लास में, कि बहुत अधिक यूज है किस चीज़ का, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, बहुलीकरण। क्या बोलते हैं, बहुलीकरण। या आप सीधा समझ लो, पॉलीमर वाली जो चीज़ होती है उनको, है ना। तो यहाँ वो कह रहा है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो आपको याद रखना है केवलार। क्या है, केवलार। ठीक है। और केवलार की अगर बात करो, तो उसमें होता क्या है, तो पॉली एमाइड। क्या होता है, CONH2 वाली चीज, है ना। पॉली एथिलीन, आप कहोगे एथिलीन तो जो वो है वो CH2, डबल बॉन्ड CH2 वाली चीज थी। तो ठीक, ये ओपन होता था बहुलीकरण में, पॉलीमराइजेशन में, तो वो रहती थी पॉलीएथिलीन।
ये पॉलीकार्बोनेट, तो ये भी नहीं है। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में हम लोग पॉलीएमाइड का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टेफ्लॉन। क्या था? आप कहोगे CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक। तो CF2 तथा डेक्रोन बहुलक हैं, बिल्कुल है ना। मोनोमर को हम लोग यहाँ पर यूज करा रहे हैं पॉलीमराइजेशन में, और क्या बना रहे हैं? बहुलक। मतलब एक ऐसा यूनिट जिसका हम लोग केमिकल कुछ ऐसा करें कि उसी यूनिट की बहुत सारी यूनिट बनती चली जाए, तो वो क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। तो ये तो बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, बिल्कुल है। आइसोप्रीन सुना है आपने। नियोप्रीन जो है वो क्या है? सिंथेटिक वाली। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, बिल्कुल है। ये इसका बहुलक है, ठीक है। और प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन, यही गलत है। क्या है? आइसोप्रीन वाली चीज है। तो बताओ 1, 2 और 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट जरा पढ़िए क्या कह रहा हूं। देखो फेनाइल, देखो हम लोग बोलते तो फिनाइल है क्या? फेनिल। फेनिल का प्रयोग घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में करते हैं। पोंछा लगाते हैं, फिनाइल मिला देते हैं, जो जर्म्स हैं वो हट जाते हैं। तो भैया रोगाणुनाशी के रूप में तो यूज करते हैं। अब वो कारण दे रहा है कि जो फिनाइल है वो फिनोल व्युत्पन्न है। मतलब फिनोल में ही हम लोगों ने कुछ ऐसी रिएक्शन करा दी कि उसका क्या हो गया? वो व्युत्पन्न। और फिनोल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। ठीक है। ठीक। तो देखो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। फिनोल को ही हम कुछ ऐसी रिएक्शंस के थ्रू गुजारते हैं कि क्या बनता है? फेनिल। तो देखो व्युत्पन्न है और फिनोल एक प्रभावी रोगाणुनाशक है। तो बताओ ए और आर दोनों सही है, और ये बनाया ही इसकी प्रॉपर्टी को यूज करके गया, तो आर ए का सही स्पष्टीकरण है या कारण है। ठीक है। देखो नेक्स्ट कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? बिस्फेनॉल, है ना। बिस्फेनॉल क्या है? तो ये सुना नहीं है तब तो दिक्कत होगी। वैसे तो करंट वाली चीज भी हो जाती ना, है ना। जैसे आज की डेट में अभी 3 दिन पहले जो जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, जो रिसर्च वाली चीज है ना, जो मुंबई में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ है कैंसर के उपचार के लिए, तो वहाँ पे एक नई मेडिकल साइंस में खोज हो गई है ना, जो बहुत जल्दी से हम लोग जो जो अनियमित सेल्स बढ़ते हैं ना, उनकी ग्रोथ को आराम से कंट्रोल कर सकता है ना। तो वो चीज़ आई है, वो करंट वाली चीज़ हो गई। तो ऐसे वो कह रहा है बिस्फेनॉल क्या होता है ना। चिकित्सकीय परीक्षण ऐसा तो नहीं है। अब आपको यहाँ वो कोबाल 16 18 याद आना चाहिए, है ना। कौन कौन से ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं एलिमेंट, जिनको यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए या पता लगाने के लिए। एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए ड्रग को जांचने वाला, डोपिंग वाली चीज़, है ना। ऐसा भी नहीं है। फिर मिश्र धातु का एक प्रकार, ये भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। ठीक। क्या हो जाएगा? खाद्य संवेष्टन वाली। ठीक है। अब देखो कौन सा गैस मिश्रणों में से गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अभी हाल मैंने बताया एसिटिलीन ले लो आप, और किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त। ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है
कह रहा है बेकेलाइट के निर्माण में क्या कह रहा है, बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है ना। अब देखो इनके तो नाम है नहीं, पूछ लिया है उसने वैसे, लेकिन ये 12th वाली चीज़ है, क्रूसोल या बीएससी वाली कैटिकोल। ठीक, तो आप इतना याद रखो कि फिनोल है ना, जो होता क्या है C6H5OH, इसका यूज़ हम करते हैं बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में। ठीक है, फिर कहता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है ना। मैंने बताया भयंकर हीट होती है जनरेट, है ना, ऑक्सीजन जब कंबाइन करती है एसिटिलीन से, तो क्या हो, किसके कारण कट जाती है, तो गहन ऑक्सीकरण। ठीक है, किसके कारण, गहन ऑक्सीकरण। ठीक है, अब आप कहोगे ऑक्सीकरण क्या है, तो आप पिछली क्लास में बताया ऑक्सीजन का जोड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ना क्या है, अपचयन। और ये दोनों जहां होते हैं वो क्या होती है, वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। पॉलीमर है, क्या है भैया पॉलीमर, विनाइल क्लोराइड, यूरिया, स्टायरिन, ये क्या है स्टार्च, है ना। ये सब मोनोमर है, वो क्या है पॉलीमर। तो स्टार्च आपका क्या हो गया, पॉलीमर। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सा तत्व मौजूद रहता है कार्बनिक यौगिकों में, आप कहोगे कार्बन। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है ना। कौन सी ऐसी गैस है जो उपयोग में लाई जाती है प्लास्टिक के सामान को बनाने के लिए, है ना, तो ये कौन सी हो जाएगी, एथिलीन। ठीक, फिर कह रहा है वो गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस है ना, ईंधन की तौर पर यूज होती है एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो ये हो गई एसिटिलीन। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद मोलसेस जो है वो किस पदार्थ में बदल जाता है, तो वो बदलता है काय में, एल्कोहल में। ठीक है, कागज वाली चीज यहाँ है नहीं, ईंधन नहीं है और लुगदी नहीं है। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है ना, बोतलें जो बनती हैं या जो बाल्टी बनती हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की भी रहती हैं और पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट इसकी भी रहती है, तो उपयुक्त तो दोनों। ठीक है, कागज काय का बनता है, कागज सबसे पहले कहाँ बना था, आप कहोगे चाइना में। ठीक, तो कागज बनाया जाता है फलों के रस से, पौधों के प्रोटीन से, पुष्पों से नहीं भैया, पौधों के सेलुलोज। ठीक है, पौधों के सेलुलोज से। देखो क्या कह रहा, कह रहा है बहुत अधिक पकाओ आप और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग करो तो वो अवांछनीय है। हम सभी तो जानते हैं कि बार बार किसी एक ही तेल में जिसको लगातार यूज किया जा रहा हो, बार बार यूज करो तो कार्सिनोजेनिक या जो कैंसर के लिए जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना होता है ना। तो मतलब जो डिसीज है ना, वो होने के चांसेस रहते हैं, और कौन सी डिसीज, तो कार्सिनोजेनिक। ठीक है, कैंसर रिलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे पदार्थ पैदा होते हैं। इस वजह से हम लोगों को जो यूज किया हुआ तेल है उसको लगातार बार बार यूज नहीं करना चाहिए, है ना। रेयन बनाया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम से, गैसोलीन से, प्लास्टिक से और सेलुलोज से। ठीक, तो यहाँ तो आप देख के बता देंगे काय से, सेलुलोज से। रेयन काय से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो सेलुलोज। ठीक, पेट्रोलियम वाली तो चीज़ है नहीं। गैसोलीन काय को बोलते हैं, पेट्रोल को ही बोलते हैं वैसे।
ठीक, ये प्लास्टिक वाली। बताओ बुलेट प्रूफ जैकेट में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग, अभी मैंने आपको बताया था केवलार। ठीक है, काय का यूज होता है, केवलार। फिर कह रहा है फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। बिल्कुल तेज अम्ल है। क्यों? क्योंकि अम्ल, क्षार और लवण में हमने डिस्कस किया था कि ये जो है ये तुरंत H+ को देना शुरू कर देता है, HCOOH। जबकि CH3OH क्या करता है, बहुत स्लोली स्लोली क्या करता है, H+ को देता है। तो जो H+ ज़्यादा देगा, तेजी से देगा, वो क्या हो जाएगा आपका, अधिक एसिड अम्ल हो जाएगा, है ना। तो ये तो ठीक है, वार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। भाई ऑर्गेनिक एसिड है, इसका ये स्पष्टीकरण थोड़ी ना है। स्पष्टीकरण तो मैंने जो अभी बोला वो है ना। वियोजित बहुत जल्दी होता है, HCOH, और वियोजित होगा तो HCOO- देगा और H+ देगा। यहाँ पर ये वियोजित ही धीमे होता है, तो ये एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है ना। तो रीजन सही है, देखो ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये तो ठीक है, ठीक। तो ई और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक। ठीक, नेक्स्ट का कह रहा है वो। नेक्स्ट कह रहा है किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में होता है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम मोनोमर लेते हैं एथिलीन, और जब वो प्रोसेस के थ्रू गुजरती है तो हमको क्या मिलता है, पॉलीथीन। एथिलीन यूज करते हैं, ठीक है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, ठीक है। कौन सा रसायन ऐसा है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में यूज होता है, जैसे आपने ये याद कर लिया एलिथ्रीन, ठीक है। एलिथ्रीन को हम लोग मच्छर भगाने वाली दवाओं में यूज करते हैं, ठीक। इतनी बात है। अच्छा, ये जो जो धुआं उड़ाया जाता है मच्छर को भगाने के लिए, नगर पालिका या नगर निगम वाले जो गैस छोड़ते हैं ना, एक वो बादल में, मतलब धुएं मोड़ जाती है, उसमें कौन सी चीज होती है, ये भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो वो होती है, आप याद कर लो, गैम्बूसिया। क्या होती है, गैम्बूसिया, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। सर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक विशेष द्रव होता है मस्टर्ड गैस, बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है, बिल्कुल सही है। भाई साहब ये CF2, डबल बॉन्ड CF2 वाली चीज थी, ठीक है। तो अब बचा क्या, फ्लोरीन। तो मैंने आपको 3 अपर रूप बताए थे कार्बन के। पहला था अपर रूप ग्रेफाइट, दूसरा था आपका हीरा, और तीसरा था आपका बकमिंस्टर फुलरीन, जिसका स्ट्रक्चर फुटबॉल के तरीके के था। और इसमें कार्बन जो थे वो कितने थे, C60। कितने थे, C60। ग्रेफाइट क्या था, वैद्युत का सुचालक। क्यों था, क्योंकि सर शीट लाइक स्ट्रक्चर में 3 जगह तो यूज हो रहे थे और एक कार्बन क्या बच रहा था, खाली। और सबसे कठोर वाली चीज कौन थी, तो वो कौन था, हीरा। कांच को काटने के लिए हीरे का ही उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक। और क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है, हीरे में। क्यों, क्योंकि उसकी कटिंग ही कुछ ऐसी कर दी जाती है। ठीक, देखो नेक्स्ट कह रहा है बारूद, है ना। जब मिश्रण, यौगिक, तत्व, समांगी, विषमांगी, विलयन, ठोस का ठोस, ठोस से द्रव, जितने भी हमने डिस्कस किए थे, है ना, उन्हीं में मैंने आपको बताया था कि मिश्रण वाली जो चीज़ है बारूद, वो क्या है, तो आप कहोगे बालू, TNT। TNT का ट्राई नाइट्रो टालवी, चारकोल ये भी नहीं। सल्फर बालू और चारकोल ये भी नहीं।
कौन था? नाइटर, सल्फर और चारकोल। ठीक है, आगे कह रहा है वो देखो, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है ना, ऑर्गेनिक अम्ल जो हाइड्रोक्सी समूह वाला है। बताओ, कार्बोलिक अम्ल, सिनामिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंजोइक। ठीक है, लेकिन बेंजोइक अम्ल तो ये होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल तो देखो ये होता है। ठीक, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक होगा ना, H2CO होता है। ठीक, इसको जरा देखिएगा, मैं देख लूँ मैं जरा क्या है इसका। बेंजोइक, लेकिन होगा नहीं बेंजोइक। ठीक, ठीक है, सिनामिक स्ट्रक्चर देखिएगा जरा इसका, सिनामिक का। ठीक, देखो, नाखून पॉलिश परिमार्जन है ना, रिमूवर, नाखून पॉलिश मैंने अभी बताया था, क्या यूज करते हैं? कीटोन, और कौन सा कीटोन? तो एसीटोन, है कहीं? एसीटोन। संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है ना, सिंथेटिक जो पॉलीमर है वो कौन सा है इन दिए गए ऑप्शंस में? ठीक, बताइए कौन सा है, कौन सा है? देखो, सिल्क वाली चीज, प्रोटीन वाली चीज और मंड वाली चीज, ये तो नॉर्मल सुने ही होंगे आपने, है ना। पॉलीस्टाइरीन जो है वो क्या है? संश्लिष्ट, है ना। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? तो देखो, पॉलीयूरथेन, पॉलीस्टायरिन, मेटेलिक पॉलीसल्फाइड और टेफलॉन। क्या इसमें से होगा? इसमें से क्या होगा? ठीक, तो संश्लिष्ट पॉलीमर ये होता है पॉलीस्टायरिन, और पॉलीस्टायरिन का ही हम लोग यूज करते हैं कंघों में, खिलौनों में, कटोरों में बनाने में। ठीक है, डायनामाइट में मुख्य होता है, क्या होता है? अल्फ्रेड नोबल, है ना, नाम सुना होगा, नोबेल पुरस्कार इन्होंने खोज कर दी थी किसकी? डायनामाइट। क्या होता है उसमें? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ये क्या है? पिक्रिक अम्ल। और ये क्या है? TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलरेंट। देखो, सही सुमेलित इनमें से करिए, है ना। बायोगैस, आप कहोगे बायोगैस का जो मुख्य अवयव था वो मेथेन था, और गोबर गैस से ये मिल रही थी, गोबर से। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हम लोग यूज करते हैं, हार्ट से रिलेटेड फंक्शनिंग है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम ईसीजी होते हैं, ईसीजी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। DDT, है ना, काय के यूज में करती है? कीटनाशी। और निकोटीन काय में होता है? तंबाकू, है ना। अब देखो, इनको मिला देना आप, ए को 3 से। क्या कह रहा है? कौन सुमेलित है? तो भैया कौन सा सुमेलित है? बायोगैस तो कीटनाशी है नहीं, ईसीजी बिल्कुल ये है, DDT वाली चीज गोबर में है नहीं, तो 2 और 4 कहीं दिया, ये दिया। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने अयोग्य बना दिया जाता है, अभी बताया मैंने आपको। एथिल अल्कोहल में मेथनॉल मिला दो, या फिर कॉपर सल्फेट मिला दो, या फिर पिरीडीन मिला दो, तो वो क्या हो जाता है? पीने के अयोग्य। ठीक है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ठीक है, किसका अपघटन होता है?
ये होगा क्या, जहाँ तक मुझे पता ये मैथेन आएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ छपाई वाली। ठीक है, मैथेन। ठीक है, ये भी याद आप कर लो, छपाई में जो स्याही प्रयोग की जाती है उसमें किसके अपघटन से वो प्रयुक्त होती है, तो वो आंसर हो जाएगा क्या आपका, मैथेन। ठीक है, बताओ। मस्टर्ड गैस का मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? सर मस्टर्ड गैस वर्ल्ड वॉर में भयंकर यूज हुई थी, है ना। सुना होगा आपने कि जो हिटलर था वो इतना जबरदस्त चिढ़ता था यहूदियों से कि उसने चेम्बर बनाए थे, है ना। और वो मारना वारने का शौकीन बहुत ज़्यादा उस टाइप से ही था कि गन से मार रहा या तोप वोप लेके मार रहा। तो चैम्बर रहता था उसमें भरता था और एक ज़बरदस्त गैस छोड़ देता था, 1 सेकंड में सारे के सारे लोग मर जाते थे और उनको वो निकाल के गड्ढा खुदवा के भर देता था, है ना। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है काय में, रासायनिक युद्धों में, है ना। आगे कहता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः है ना। तो ये होते हैं हाइड्रोजन, सोडियम वाली चीजें नहीं, फास्फोरस वाली, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः कारक हैं। ठीक है, सभी जैव वायु हैं, जो पेड़ पौधे या रसायन जो भी हैं वो क्या यूज रखते हैं, कार्बन, जो मूलतः अनिवार्य होता है। ठीक है, फिर कह रहा है अनुकारिक आदित भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि वो कह क्या रहा है, फिर आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक होगा में से इसका आंसर ये कह क्या रहा, ये समझना चाहिए आपको। ठीक है, ये खतरनाक लैंग्वेज, अनुकारिक आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव, मतलब ओरिजिन जो हुआ उनका सही सीक्वेंस लगाते हुए आपको बताइए। ठीक है, इसका है आपका आंसर अनुकारित। ठीक है, ये मेथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो एसिड। हाइड्रोजन साइनाइड ये पूरा होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, हाइड्रोजन साइनाइड पूरा होगा। ठीक, फिर कह रहा है अणुभार के बढ़ते क्रम। आप जानते हो कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बढ़ते हुए कार्बनों का ये एल्केन है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, जैसे जैसे कार्बन भार आपका बढ़ता जाएगा, सही क्रम ये हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में फिर वही कह दो कि आप मस्टर्ड गैस का उपयोग हुआ था। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें लगभग लगभग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक वाली जो चीज थी वो हो गई। ठीक, अब देखो जो आकाशीय भिन्नता थी ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे, त्रिविम समावेयता, है ना। त्रिविम समावेयता, नहीं तो कहो वहां आकाश तो आए ही नहीं, है ना। ओरिएंटेशन मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल वाली चीज है, तो त्रिविम समावेयता में ओरिएंटेशन ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इतनी बात है। तो देखो हम लोगों के ऑर्गेनिक जितना हो सकता था, ऑर्गेनिक तो देखो बहुत है, वास्ट है, बहुत ज़्यादा, है ना। अगर मैं यहीं पे आपको संकरण ही बताने लगूं कि जैसे जैसे मैंने वहाँ आपको इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन बताया था, वैसे ही अगर मैं आपसे यही कहूँ कि ये है CH4, यहाँ संकरण क्या होगा, आप कहोगे ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, उनको आप गिन लो तो 4 हुए, तो sp3। अगर मैं आपसे कह दूं
CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पहले कार्बन पर संकरण बताओ। आप कहोगे CH2, ये डबल बॉन्ड है तो ये C, ये H और ये H। डबल बॉन्ड को हम एक बॉन्ड मानते हैं, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, टोटल बॉन्ड कितने? 3। और 3 बॉन्ड को किससे दिखाएंगे हम? sp2, है ना। या मैं आपसे कह दूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH में पहले कार्बन पर संकरण क्या होगा? तो आप कहोगे सिंगल बॉन्ड को हम हमेशा एक लेंगे, डबल बॉन्ड को हम हमेशा क्या लेंगे? एक बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के भी बॉन्ड को हम संकरण में केवल एक बॉन्ड ही लेंगे। तो बताओ, ये ऐसे ही तो जुड़ा था, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कितना हो गया? sp, है ना। तो संकरण ही अगर लें तो बहुत है, या आप सीधी सी बात समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्ट है, बहुत है। एल्केन ही बहुत है, एल्केन ही बहुत है, एल्कोहल, ईथर, एस्टर, मतलब एक्सट्रीम है ना। उसका तो ना आदि है ना उसका अंत है। तो जो नॉर्मल चीज़ें थी जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में पूछी जाती हैं, वो हमने सारी की सारी यहाँ डिस्कस कर ली, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो हमने देख ली थी। धातु की थी, अधातु की थी, पीरियोडिक टेबल थी, संयोजकता थी, वैद्युत ऋणात्मकता थी, है ना। साइज कैसे बढ़ता है, आवर्त में लेफ्ट चलते हैं तो क्या होता है, आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है ना। गलनांक क्या था, क्वथनांक क्या था, कैसी वो प्रॉपर्टी शो कराता है, धातु कौन सा द्रव में है, अधातु कौन सा द्रव में है, सबसे कठोर कौन सा है, सबसे मुलायम कौन सा है, किस फील्ड में इनको यूज़ किया जाता है। जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस करा दी, है ना। जैसे फिजिकल देख लो आप, फिजिकल में बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, आवोगाद्रो नियम है ना। तो आएगा वही जो फंडामेंटल है, जीएस है, ये सामान्य अध्ययन। यहाँ गूढ़ चीज़ तो वो पूछेगा नहीं, और गूढ़ चीज़ यदि पूछता है तो फिर आपको डीप अध्ययन करना भी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था, है ना, जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो इनके साथ साथ करंट को भी आप जब मजबूत करते चले जाएंगे, करंट में जो भी केमिकल साइंस में चीज़ें यूज हो रही हैं उनको, और फिर अपने सिलेबस को आप देखते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी क्या होती जाएगी? इम्प्रूव। ठीक है, तो आज की क्लास रहने देते हैं इतनी, ठीक है। बाकी साइंस टेक भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना। फिजिक्स में जो नई नई चीज़ें हो रही हैं वो भी है, जैसे अर्थ साइंस ने कुछ नई चीज़ निकाली है, या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत नई चीज़ निकाली। इसरो है तो भाई वो इसरो अपना आज की डेट में रिसर्च या अनुसंधान वाली चीज़ कर रहा है ना। और अगर उससे हम लोग ये बोल दें कि आप जो है वो अनुसंधान ना करके और आप जो विदेशों वाली जो चीज़ है उसको आगे बढ़ाओ, तो हम लोग कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे हो जाएंगे, और वो हम चाहते नहीं हैं, है ना। तो बहुत देखिए, टेक्नोलॉजी से आप इसको कन्वर्ट करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब यूज करती हैं साइंस का। तो साइंस का यूज हम टेक्नोलॉजी में यूज करके वेलफेयर व्यक्ति का कैसे कर सकते हैं, यही तो पढ़ना है टेक्नोलॉजी में। तो अगर साइंस आपकी सही रहेगी तो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। इतना कहना मेरा आपसे है कि कोई भी प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन सेट ले लो जो मिलते हैं मार्केट में, उसके ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के सारे क्वेश्चन लगा डालो, खत्म, है ना। सारे क्वेश्चन आपने लगा दिए, आपको भरोसा हो जाएगा कि साइंस के क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री सेगमेंट के गलत नहीं होंगे, है ना। और उससे हमेशा याद रखिए, हमेशा, जैसे बीपीएससी में मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, ठीक, 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, ठीक। तो अकेले 30 अगर आप ये जेब में डाल के चले जाएं तो, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कोई भी 2-3 सब्जेक्ट आप ढंग का कर लें तो मुंह धो के पेपर दे आएंगे, आपका हमेशा प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। ठीक, तो साइंस को आप बहुत मजबूत कर लीजिए, जरूरी है ये, ठीक। अपकमिंग जो पेपर आ रहा है यूपीपीसीएस का या आरओ का, तो उनमें भी क्या साइंस की बहुत ज़बरदस्त भूमिका है, ठीक। तो कोई भी किताब लीजिए और सारे क्वेश्चन उनको
लगा लीजिए। ठीक है।